इस हालात में अगर अमेरिका के एग्रीकल्चर के साथ हम कंपेयर करेंगे, नेचुरली हम स्पर्धा नहीं कर सकते हैं। पेस्टिसाइड केमिकल यूटिलाइजेशन वो आज एक समस्या बन गई है और अब हमें इसे भी रिवर्स करने की जरूरत है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन आवश्यक है, वो अब साकार होने का समय आया है। आत्मनिर्भरता है, उस पर हर समय हमको ध्यान देना आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि मशरूम वीक होना चाहिए और मशरूम के जितने भी यूटिलाइजेशंस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में उसकी रोड शोज करके लोगों को अवेयर किया जाए? हम पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वैल्यू चेन के साथ काम करना पड़ेगा। अमेरिका का जो फास्ट फूड है या चाइना का चाइनीज नूडल्स है, थाईलैंड का थाई करी है, हमारे देश के इतना डाइवर्सिटी है, इतना इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन कल्चर है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? इतना डाइवर्सिटी जो भारत में है ना, और कोई देश में नहीं है। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मुंचंदा और आप देख रहे हैं ये स्पेशल पेशकश। आज हम देश के एग्रीकल्चर सिनेरियोज के ऊपर में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कितना बदलने वाला है देश का एग्रीकल्चर सिनेरियो। देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्या हाल हैं और साथ ही साथ क्या 51 अरब डॉलर का हमारा कृषि व्यापार 2030 तक 100 अरब डॉलर का हो सकता है। चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज कहां पर मौजूद हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक दलवाई साहब हमारे साथ में इस समय पर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं कर्नाटक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से। आपका स्वागत है अशोक जी। थैंक यू जी। अशोक जी, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर में बड़े ऊंचे पदों के ऊपर पे रहे और अभी आपके पास में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। एग्रीकल्चर को आपने बड़े नजदीक से समझा और देखा है। एग्रीकल्चर के अंदर में देश बहुत आगे आया भी है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। मैं बात टैरिफ वॉर से शुरू करूंगा। टैरिफ वॉर के अंदर में एग्रीकल्चर ट्रेड आया, अमेरिका ने कंडीशंस दी, या यूं कहें कि अमेरिका ने शर्त रखी कि भारत का दूध का बाजार और जीएम सीड्स का बाजार खोला जाए और जीएम की अनुमति दी जाए। इस पे आपके क्या विचार हैं और इसका सीधा सीधा सरोकार फार्मर्स की इनकम के साथ में उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद सुरेश जी। बहुत खुशी है कि आपके साथ मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा हूं। आपने जो पूछा, जो अब करेंटली भारत और यूएसए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा है। राइट। कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रहेगा जी। क्योंकि अमेरिका हो या अलग देश हो, उनके तुलना में हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। हमारा वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसका लगभग 46% एग्रीकल्चर पर निर्भर है अपने लाइवलीहुड के लिए। अगर हम हमारा एग्रीकल्चर को एक्सपोज करेंगे अमेरिका जैसे देश के सामने, तो ज़रूर हमको तकलीफ होगा, क्योंकि अमेरिका में लार्ज होल्डिंग्स है, उनको बहुत प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। उनका फार्म बिल जो है उसके तहत हर प्रकार का कंसेशन अमेरिका में दिया जाता है। साथ साथ उनका टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गया है जी। इस तुलना में अगर आप हमारा देश का एग्रीकल्चर को आप कंपेयर करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ 86% जो किसान है उनका मार्जिनल फॉर्म से या छोटे किसान है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमको हमारा जो सपोर्ट है, जो सरकार तो देता है, फिर भी अमेरिका के साथ हम तुलना नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत है उनके तुलना में। बिल्कुल। जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके साथ हमारा एग्री लॉजिस्टिक्स, जो स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या लास्ट माइल तक जो रोड चाहिए, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोड, रेल और वाटर का, बिल्कुल, वो सब नहीं है। हमारा जो प्रोसेसिंग है वो भी वीक है।
ठीक है। साथ में मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी उतना मजबूत नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, दोनों स्तर पर हमको और इम्प्रूव करने का आवश्यकता है। इस हालात में अगर अमेरिका के एग्रीकल्चर के साथ हम कंपेयर करेंगे, नेचुरली हम स्पर्धा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कारण से मेरा एक ओपिनियन है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक नहीं है। ठीक है। और विशेषकर जो डेयरी सेक्टर हो और जो आपने पूछा जीएम क्रॉप्स जो है, राइट, हमारे देश में आज तक जीएम क्रॉप्स पर डिबेट अभी चल रहा है। राइट। यहाँ एक एथिक्स है और दूसरा है हेल्थ एक Right. रीजन है। तो मैं मानता हूँ कि नॉन फूड सेक्टर जो है वहाँ जीएम क्रॉप्स को अलाउ करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब तक जहाँ तक फूड है और थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो अमेरिका चाहेगा नेचुरली कि उनका जीएम क्रॉप जो है, कॉर्न है और उनका जो भी क्रॉप है जीएम ही है, मस्टर्ड है, तो वहाँ यहाँ वो बेचना चाहते हैं क्योंकि अब उनके देश में सप्लाई ज्यादा हो गया है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो डिमांड उतना नहीं है। राइट। उनका आबादी कम है, तो नेचुरली वो तो एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। वो देख रहे हैं कि भारत में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, तो नेचुरली वो एक्सेस चाहते हैं। तो हमको एग्रीकल्चर को जैसे हमने प्रोटेक्शन देते आए हैं, प्रोटेक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। और जीएम क्रॉप्स भी एक डिबेट करके हमको एक डिसीजन देना उचित है। जैसे हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, राइट, चनवाला, वो तो जीएम ही है। बिल्कुल। या जो हम कॉटन हमारा है यहाँ, हाँ, वो बीटी कॉटन ही है, राइट, वो सीड कॉटन हम यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से ये थोड़ा आर्ग्यू करना मुश्किल हुआ कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे फूड चेन में जीएम ऑयल नहीं आना चाहिए। ये आर्ग्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबको जल्दी से सोचकर एक निर्धार पर आना चाहिए। हमारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत मजबूत है। तो इसलिए एक दृष्टि से देखेंगे तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और थोड़ा मजबूत करके जैसे फूड सेक्टर में भी जीएम को हम अलाउ कर सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा। कहते हैं खेती में मुनाफा खेत से नहीं आता, एक सोच से आएगा। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पर सोच को डाइवर्ट करने की जरूरत है कि फार्मर के पास में वो मुनाफा पहुंचे? आप ठीक बोल रहे हैं कि एक किसान का जो आय है दो तरीके का होता है। एक है फार्म इनकम, राइट, और एक नॉन फार्म इनकम। लगभग ये 60-40 का रेशो में हो रहा है। ठीक है। 60% खेत से और 40% बाहर से। पॉइंट। मगर जो छोटे किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उनका फार्म इनकम और कम होता है, लगभग 35% 40% होता है। इसका मतलब है अब हमको नॉन फार्म पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है। और इस दृष्टि से सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जो द्वितीय कृषि बोलते हैं ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि हमारे मेन प्रोड्यूस है, जो जैसे ग्रेन है या फल है, साथ साथ जो रेसिड्यूज है उसको भी हम यूटिलाइज करना शुरू करना चाहिए। ठीक है। उसको हम वेस्ट कहते हैं, वेस्ट नहीं है, वो तो रिसोर्स है। तो अब बायो रिसोर्स को यूटिलाइज करने का समय आया है। तो बायो रिसोर्स को यूटिलाइज करके करने के लिए हमको प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो हमारे रिसर्च एंड साइंस जो है, अब प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो फूड प्रोसेसिंग, नॉन फूड प्रोसेसिंग, इससे जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। फूड प्रोसेसिंग अब लगभग 11% हो रहा है, नॉन फूड प्रोसेसिंग लगभग 2% मात्र हो रहा है। मैं समझता हूँ अगले 5-10 साल में कम से कम 30% तक हमको फूड एंड नॉन फूड प्रोसेसिंग को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे यूथ जो है पर्टिकुलरली उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये इसके साथ साथ जैसे कुछ एक्टिविटीज़ है, मशरूम कल्टीवेशन है
बी कीपिंग है, लैक कल्टीवेशन है, बैकयार्ड पोल्ट्री है, ये सब एक्टिविटी छोटे छोटे एक्टिविटीज है। अगर इसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके, कैपिटल इन्फ्यूज करके एंटरप्राइज हम प्रमोट करेंगे तो इससे भी बहुत फायदा होगा, एग्रीकल्चर के लिए होगा, हमारे किसानों के लिए फायदा होगा और इनकम बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर को अब नया दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो इसको इसलिए मैं मेरे अनुसार प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कहते हैं, एग्रीकल्चर को प्राइमरी इकोनॉमी कहते हैं, इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर और सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये दो प्रकार के एग्रीकल्चर को रिकग्नाइज करके ये दोनों को इंटीग्रेटेड वे में हमको बढ़ाना पड़ेगा। राइट, तो यानी अच्छा होगा। यानी हम रूरल सीईओ पैदा करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा कहा आपने, रूरल सीईओ, रूरल एंटरप्राइज, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, और जो माइग्रेशन होता है गांव से शहर को, शहर की तरफ, अब तो वहीं उनको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो ट्रेड है रिवर्स हो जाएगा। राइट, कैपिटल जो आज गांव से शहर आ रहा है, अब अगर ये हम प्रमोट करेंगे एंटरप्राइज, तो शहर से रूरल एरियाज को प्रमोट हो जाएगा। राइट, और ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे शुरू हो गया है। आज अगर आप रूरल इकोनॉमी को उसको थोड़ा डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो मैक्सिमम 40% एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, 30% इंडस्ट्री का है और 30% सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में जैसे वर्कशॉप्स है, क्योंकि ट्रैक्टर संख्या बढ़ रहा है, या विषय अलग अलग प्रकार का फाइनेंशियल सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब बढ़ रहा है। मगर जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग जो मेजर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जमीन यहाँ नहीं मिल रहा है शहर में, वहाँ जा रहे हैं। मगर हमको माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़ा हुआ माइक्रो एंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है प्रोसेसिंग सेक्टर में, अगर उसको हम प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के जो यूथ है, फार्मर्स है, उनको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगे। ये खाली नहीं कि एम्प्लॉय भी बनेंगे, एम्प्लॉय के साथ साथ तो अगर माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोट होगा, वो खुद मैनेजर बनेंगे, खुद ओनर्स बनेंगे, तो उनका जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज करेगा। तो जो गांधी जी कहते थे कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन आवश्यक है, वो अब साकार होने का समय आया है। क्या लगता है कब तक ये सपना जो है वो पूरा होगा? क्योंकि ट्रैक पर तो आया है गाड़ी, लेकिन स्पीड कितने समय में ये पकड़ सकता है? और दूसरी चीज़, क्योंकि हमने ये देखा है कि फूड को भी वेपन की तरह पे यूज़ किया जा सकता है, और इंटरनेशनली सिनेरियोज बड़ी तेज़ी के साथ बदले हैं। इस ट्रेड वॉर ने भी ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं फूड जो है, क्योंकि हर एक कंट्री अपने फार्मर्स के हित के बारे में सोच रही है। अमेरिका को सोयाबीन बेचना है, कैलिफोर्निया आलमंड बेचना है, उसको अपने अदर प्रोड्यूस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में बेचने हैं, उसको दूध बेचना है, चीज़ बेचना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं चाइना की, तो उसके पास में भी ढेरों प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके की हम इंटरनेशनल एक वॉर देखते हैं। क्या आपको लगता है कि कभी कभी भारत उसका छोटा सा शिकार भी होता है? और 1943 के बाद जो हमने एक भूखमरी देखी थी हिंदुस्तान के अंदर में, और फिर 1965 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसका कितना आप बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि उस ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या आपको लगता है कि पेस्टिसाइड केमिकल यूटिलाइजेशन वो आज एक समस्या बन गई है और अब हमें इसे भी रिवर्स करने की ज़रूरत है? आप ठीक बोल रहे हैं कि 1965 तक, विशेषकर 1947 से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता गया, मगर साथ साथ हमारा आबादी भी बढ़ता गया जी। इसलिए 1965 में हमको फूड शॉर्टेज हुआ। राइट। और हम जानते हैं कि अमेरिका ने लगभग हमको ब्लैकमेल किया। राइट। और वही एक कारण है कि हमने जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ पैडी का और वीट का, हमने इंपोर्ट किया फिलीपीन से और मेक्सिको से। और हमको करना पड़ा क्योंकि उस समय एक इमरजेंसी सिचुएशन था। मगर अब हम ये सिचुएशन में है जहां हमारा फूड सफिशिएंसी है, सरप्लस भी है। अगर हमारा बफर स्टॉक देखेंगे
जितना नॉर्म है, नॉर्म से बहुत ज़्यादा हमने स्टोर किया है। राइट। इसका मतलब है कि अब हमें एक मौका मिला है एक सोच समझ कर रीओरिएंट करने का, हमको एक मौका मिला है। तो हमको अब ये सोचना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, खाली कार्बोहाइड्रेट नहीं। राइट। हमारे लोगों को प्रोटीन देना है, फैट्स देना है, मिनरल्स, विटामिन, ये सब जो चाहिए, ताकि हमारे जो आबादी है, यूथ है, बच्चे हैं, उनका सेहत ठीक हो। बिल्कुल। तो हमारा लॉन्जिविटी भी बढ़े, हेल्थ भी बढ़े, ताकि हमारा डिविडेंड जो कहते हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड का ठीक इस्तेमाल हो। इसके साथ साथ ये जो आत्मनिर्भरता है, उस पर हर समय हमको ध्यान देना आवश्यक है। मगर ये प्रोडक्शन के साथ जिस प्रकार का हेल्थ के दृष्टिकोण से चाहिए, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आवश्यकता है, एग्रीकल्चर में अब क्रॉप के ज़्यादा हमको इम्पॉर्टेंट है डेयरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और हॉर्टिकल्चर। ठीक है। क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर जो है या डेयरी एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है। और इसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन जो चाहिए लोगों को, वो भी मिलेगा। राइट। तो अब हमको हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है, धीरे धीरे से पैडी, वीट या अलग अलग सीरियल्स है, इनसे थोड़ा डाइवर्ट करके ज़्यादा हॉर्टिकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी को देने का समय आया है। बट अब जब ये करेंगे, हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जितना हमको सीरियल्स चाहिए या पल्सेस चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इसका मतलब है कि उसी जमीन को अगर हम यूज करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो पर एकड़ ईल्ड्स जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमको। राइट। तो हमारे साइंटिस्ट अब इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, तो रेजिलियंस, जैसे बायोटिक स्ट्रेस हो, ये बायोटिक स्ट्रेस हो, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और आपने जो प्रश्न पूछा इम्पोर्टेंट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ बढ़ोतरी आई है। फॉर एग्जांपल सैलिनिटी बढ़ा है, अल्कलिनिटी बढ़ा है, और वाटर यूज ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी अब आवश्यक है। जैसे हमारे एग्रो केमिकल्स के यूज़, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, उसको कम यूज़ करना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन बहुत आवश्यक है। तो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो, नेचुरल फार्मिंग हो, वो ठीक है, मगर नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा जो यील्ड, जो प्रोडक्शन है, वो कम नहीं होना चाहिए। राइट। तो अब हमारा ICR हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो, उनको अब न्यू टाइप्स ऑफ वैरायटीज देना चाहिए। जैसे कम फर्टिलाइजर से, कम न्यूट्रिएंट से भी उसका यील्ड जो है ज़्यादा हो सकता है। राइट। जैसे 1965 में हमने जो वैरायटीज लाए थे, उसमें क्या था, ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा पानी और ज़्यादा पेस्टिसाइड, आपको ज़्यादा यील्ड मिलेगा। अब हमको ज़्यादा यील्ड चाहिए, मगर साथ साथ कम न्यूट्रिएंट, कम इनपुट के साथ चाहिए। राइट। तो अब इस 21st सेंचुरी में हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम को इस पर विशेष ध्यान देने का समय आया है। हाई यील्डिंग वैरायटीज विथ लेस इनपुट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लो इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लीसा। राइट। वो लीसा चाहिए। उसके साथ न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में प्रोटीन की कमी है, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको पहुंचा सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं, अफोर्डेबल कर सकते हैं, लोग ज़्यादा फ्रूट्स, फल खाएंगे, ज़्यादा मिल्क पिएंगे, ज़्यादा वेजिटेबल खाएंगे, साथ साथ अगर मीट जो खाना चाहते हैं या एग्स खाना चाहते हैं, उनको वो मिलेगा, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बन जाएगा। राइट। तो अब हमको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे उपभोक्ता के लिए, किसानों के लिए जॉब सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी, और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, जैसे हमारी इकोलॉजी जो है वो भी सस्टेनेबल रहेगा। तो इस तीनों हम एक इकोसिस्टम के दृष्टि से सोचकर, प्लान करके इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उस तरीके के टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो मैं समझता हूँ
हमारा पूरा देश का एग्रीकल्चर आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगी। बड़े आत्मनिर्भरता बहुत बहुत आवश्यक है। तो नेचुरली आजकल तो हर देश में सप्लाई थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, तो हर देश सोचेगा कि कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो हमको इस पर ध्यान देने बहुत आवश्यक है। डोमेस्टिक अगर मैं सिनेरियोज की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी निकलना है और समय की भी थोड़ी सी पाबंदी है, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको रैप अप करता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है कि क्योंकि सरकार कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर पे, कमोडिटीज़ के ऊपर पे बड़ा खास तवज्जो दे रही है। मखाना के लिए मखाना बोर्ड आया, टर्मरिक के लिए टर्मरिक बोर्ड आया। इसी तरीके से आपके पास में स्पाइसेस बोर्ड है। तो इंटरनेशनली स्पेस मिले कमोडिटीज़ को और फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो इंटरनेशनल मार्केट में रीच करे। करेक्ट। और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री साहब को भी सुना था कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के हर कोने में भारत का फूड पहुंचे। तो क्या भारत के विविध जो एरियाज़ हैं, जो तरह तरह के अलग अलग प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस हम देखते हैं उनके प्रमोशन के लिए, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई सिस्टम या ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए जिससे फार्मर्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हट करके कैश क्रॉप्स की तरफ पे आए? जैसे आपने कहा हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना चाहिए, फिशरीज की तरफ जाना चाहिए। तो जिस क्रॉप को हम प्रमोट करना चाहते हैं उस क्रॉप का कोई डे, कोई वीक उसको डोमिनेट करे। जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे है, ये इंग्लिश कैलेंडर्स में चलते हैं। योगा डे है, योगा डे सिर्फ एक योगा डे करने से ही एक हमने वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो को चेंज करते हुए देखा। हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं लोग, योगा की तरफ मूव किए हैं। इसी तरीके से जैसे अभी आपने मशरूम की बात की, क्या आपको लगता है कि मशरूम वीक होना चाहिए और मशरूम के जितने भी यूटिलाइजेशंस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में उसकी रोड शोज करके लोगों को अवेयर किया जाए, फार्मर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, एक अदर इनकम ऑफ सोर्स फार्मर्स के लिए डेवलप किया जाए? आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि हमको, क्योंकि हमारे देश में विविधता है, हर कोने में अलग अलग प्रकार के क्यूजीन्स है। राइट। मगर इसका फ़ायदा हमने आज तक जैसे उठाना चाहिए नहीं उठाया। राइट। और हमारे इकोलॉजी जो है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे देश में 120 प्रकार के एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स है। तो यही एक कारण है कि हम इस दुनिया में जिस प्रकार के एग्रीकल्चर होता है वो हमारे देश में ही होता है। बिल्कुल। टेम्परेट है, सब टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, सेमी एरिड, एरिड, सब प्रकार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। राइट। तो इसलिए हम अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्यूजिन को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब करने के लिए जो इसका मतलब है हमको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रॉ मटेरियल, रॉ प्रोड्यूस, प्रोसेस करके प्रोसेस कमोडिटीज और क्यूजिन, रेडी टू ईट फूड, ये सब हम पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वैल्यू चेन के साथ काम करना पड़ेगा। राइट। वैल्यू चेन का मतलब है फार्म गेट से, ठीक है, जो ग्लोबल मार्केट है वहां तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए हम अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ठीक है। या जो जैसे मैंने पहले ही कहा, एग्री लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो भी पेरिशेबल के लिए अलग, नॉन पेरिशेबल के लिए अलग। देन प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग फैसिलिटी चाहिए और मार्केटिंग चाहिए। तो अगर ये तीनों जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसको एक वैल्यू चेन का कंपोनेंट हम बड़ा डेवलप कर सकते हैं, तो हम हमारे देश के जो फार्म गेट्स है वहाँ एग्रीगेट करके हम पूरा दुनिया तक पहुँच पाते हैं। आज तक हमारे देश में क्या हुआ है, क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान है, क्वालिटी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली वहाँ वो तो स्टैंडर्ड्स देखेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, यूरोपियन यूनियन का अलग स्टैंडर्ड्स है, अलग अलग देश का अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। तो जब हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, हमको पहले वो डेस्टिनेशन कंट्री में उनका आवश्यकता क्या है, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है पेस्टिसाइड रेसिड्यू के लिए, उदाहरण, किस प्रकार का कमोडिटी चाहते हैं, क्या वो रॉ मैंगो चाहते हैं कि और
पूरा पका हुआ मैंगो चाहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ये सब देखकर डेस्टिनेशन को या मार्केट को हम आंख में रखते हुए हमारा अगर प्रोडक्शन होगा तो नेचुरली हम वहाँ जा सकते हैं। राइट। इसके लिए ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ये जा रहा है। तो अगर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है हमारे देश में, और ये जो फार्मर्स रजिस्ट्री आजकल हो रहा है देश हमारा मंत्रालय में, एग्रीकल्चर मंत्रालय में, इससे क्या होगा, किस फार्म से किस किसान ने इसको एक्सपोर्ट किया है, तो अगर कुछ गड़बड़ है तो वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये स्वाभाविक है कि हमारा जो डाइवर्सिटी प्रोडक्शन का है, खाने के जो चीज़ है, जितने क्यूजीन है, वो उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, उसको अब हम स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, क्वांटिटी पैकेजिंग स्टैंडर्डाइज करने पड़ेगा, ट्रेसेबिलिटी हम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये सब होगा। साथ साथ मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब है हमारे विविध देश में हमारे देश का एम्बेसडर्स जो है, एम्बेसीज है, वहाँ एक ट्रेड सेल आवश्यक है। थोड़ा शुरू हुआ है, अब ट्रेड सेल को मजबूत करना पड़ेगा, और ट्रेड सेल में एक्सपर्ट्स आवश्यक है, ताकि वो उस देश में एग्रीकल्चर सिचुएशन क्या है, कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, वो हमको अगर मार्केट इंटेलिजेंस मिलेगा, हम भी उसी तरीके से हम प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेस करके वहाँ हम बेच सकते हैं। तो बहुत स्कोप है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अमेरिका का जो फास्ट फूड है, या चाइना का चाइनीज नूडल्स है, थाईलैंड का थाई करी है, राइट। हमारे देश के इतना डाइवर्सिटी है, इतना इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन कल्चर है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हर स्टेट की अपनी रेसिपी है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, राइट। आप 100 किलोमीटर जाएंगे तो और अलग प्रकार का खाना आपको मिलेगा। बिल्कुल। इतना डाइवर्सिटी जो भारत में है ना, और कोई देश में नहीं है। खाली हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, और जैसे आपने कहा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर ये सब करना है, अवेयरनेस हमारे देश में, देश के बाहर भी, तो अगर जैसे हमने मिलेट ईयर किया, हो सकता है अलग अलग डिशेस के लिए, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, या वीक्स या ईयर हम अलॉट असाइन करके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और दिल्ली में जो जितने हर देश का जो एम्बेसडर्स है, उनको बुलाकर हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और कुछ रेडीमेड फूड आप वहाँ बेच सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, राइट। तो हो सकता है। आजकल भारत का भी हर देश में प्रचार, बिल्कुल ठीक बात है। पहले इतना नहीं जानते थे, अब बहुत जानने लगे हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ अब आसान हो गया है, ये जो हम करना चाह रहे हैं, करने के लिए आसान हो रहा है, और हम सब में आत्मविश्वास है। अब हम सोचते हैं, और हमारा विश्वास भी है कि अब हम जीत पाएंगे। बिल्कुल। वो विश्वास है, विशेषकर यूथ जो है ना, जो पहले नहीं था, 20 साल पहले, 30 साल पहले, अब जो हमारे यूथ है उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है, राइट। वो तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं करना चाहता है, वो खुद का कुछ करना चाहता है। बिल्कुल ठीक। उतना आत्मविश्वास है। तो देश में मैं समझता हूँ एक नया उमंग है, इसको हम 21st सेंचुरी में इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अशोक जी, आप हमारे साथ बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये बड़ी क्लैरिटी पहुंची है। सबसे बड़ी बात कि आपने प्रोडक्शन की तरफ तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन उसके साथ अब आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। आपको कम पेस्टिसाइड यूज करना होगा। जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियंस के जो एमआरएल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मीट करने के लिए आपको क्वालिटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये एक मैसेज है, और इससे निश्चित तौर के ऊपर पे जो फार्मर्स की जो इनकम है उसके अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि जो $100 अरब का जो सरकार का जो लक्ष्य है, वो जल्द ही यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगली जो चर्चा हम आपके साथ में करेंगे, वो पेस्टिसाइड्स को लेकर के जरूर करेंगे, और युवाओं के लिए और AI किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड के अंदर में। धन्यवाद सुरेश जी, और आप सबको धन्यवाद। मुझे ये मौका दिया गया है, हम सब मिलकर हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आप कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।